सो फटाफट से इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और क्विक सॉर्ट को स्टार्ट करते हैं। देखो, इस यूनिट से हमने देखा कि जो आपकी एल्गोरिथम्स हैं, मतलब इस यूनिट को मैंने पार्ट्स में डिवाइड किया। जो पहला पार्ट था वो सिंपल था, एल्गोरिथम्स क्या होती हैं, क्या उनकी मतलब कि कैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं, कौन कौन से एनालिसिस होते हैं, क्या क्या आपका एसिम्प्टोटिक नोटेशंस होते हैं, ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी पहले पार्ट में। दूसरे पार्ट में मैंने आपसे देखा कि इन रिकरेंसेस को सॉल्व कैसे करते हैं, ये सारी चीजें देख ली। इस यूनिट से, जो पहली यूनिट है, इससे कुछ सॉर्टिंग्स हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछी जाती हैं। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं मानता हूं अपनी तरफ से वो है क्विक सॉर्ट। क्विक सॉर्ट जो है और जो मर्ज सॉर्ट है और आपका जो हीप सॉर्ट है, ये जो तीन आपकी सॉर्टिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट और आपका हीप सॉर्ट, इनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस पूरा जो हमने जो वन सॉर्ट वीडियो लिया है यूनिट नंबर 1 का, इसमें हम ये तीन सॉर्टिंग्स टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे। पहला क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट और आपका हीप सॉर्ट। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। क्विक सॉर्ट, देखो क्विक सॉर्ट क्या करती है ना, क्विक सॉर्ट काम करती है डिवाइड एंड कॉन्कर कॉन्सेप्ट पर। डिवाइड एंड कॉन्कर कॉन्सेप्ट पर काम करती है, मतलब कि पहले जो आपकी एरे है, बहुत देखो बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हम ये क्रैश कोर्स में आ रहे हैं यूनिट 1 का, तो बहुत जल्दी जल्दी मैं आपको बताऊंगा और आपके लिए इंपॉर्टेंट जितना है वो बताऊंगा। तो एक एरे है, ये जो एरे है, अगर मुझे इसको सॉर्ट करना है और मैं क्विक सॉर्ट की हेल्प से इसको सॉर्ट करना चाहता हूं, तो मुझे पहले इसका पार्टीशन करना पड़ेगा। ये डिवाइड एंड कॉन्कर कहता है। उसके बाद जो फर्दर जो दो एरे आएंगी, एक एरे यहाँ पे आएगी, एक एरे इधर आएगी, फर्दर इन एरे को भी मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये डिवाइड का सिलसिला कब तक जारी रहेगा? ये डिवाइड का सिलसिला जब तक जारी रहेगा जब तक मेरी ये जो सब एरे आ रही है ये स्मॉल नहीं हो जाती। अब बात आती है स्मॉल का कब क्या मतलब होता है। यहाँ पे स्मॉल एरे का क्या मतलब होता है? एक एरे को स्मॉल तब कहा जाता है जब उसमें केवल वन एलिमेंट हो। एक एरे को स्मॉल तभी कहा जाएगा जब उसमें केवल वन एलिमेंट प्रेजेंट हो। जैसे उसमें वन एलिमेंट होगा हम कह देंगे कि ये स्मॉल प्रॉब्लम है, इसका डायरेक्ट सोल्यूशन हमें पता है। समझ रहे हो ना इस चीज को? ये डिवाइड एंड कॉन्कर का कॉन्सेप्ट होता है। ये मैंने आपको बहुत ब्रीफ में थोड़ा सा बता दिया मैंने आपको। अब सुनो ध्यान से, अब हमें क्या करना है। क्विक सॉर्ट क्या काम करती है? क्विक सॉर्ट भी डिवाइड एंड कॉन्कर पे काम करती है। सबसे पहले क्या होगा इसमें दो, देखो सबसे पहले क्या होगा, पार्टीशन एल्गोरिथम। मतलब कि क्विक सॉर्ट में पार्टीशन एल्गोरिथम क्या रहती है, तो इस एल्गोरिथम को इस एग्जांपल से समझेंगे हम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो इस एग्जांपल से समझते हैं। इस एरे को उठा के मैं इस क्विक सॉर्ट के पार्टीशन फंक्शन में डाल दूंगा। इस एरे को उठा के मैं इस क्विक सॉर्ट के पार्टीशन फंक्शन में डाल दूंगा। यहां से जो एल है वो यहाँ पे 0 ट्रांसफर हो जाएगा, ये जो एच है वो 4 ट्रांसफर हो जाएगा और ये एरे पूरा का पूरा यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद सबसे पहले जो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ए ऑफ एल को, मतलब कि ए ऑफ 0 को मैं क्या कर दूंगा, पाइवट एलिमेंट सेट कर दूंगा। पी स्टैंड्स फॉर पाइवट एलिमेंट। तो इस ए ऑफ एल को, मतलब कि ए ऑफ 0 को मैंने क्या बना दिया, पाइवट बना दिया। तो पाइवट कितना हो गया आपका 10। ठीक है। उसके बाद एक मैं टेम्पररी वेरिएबल और ले लूंगा आई में मैं क्या कर दूंगा, इस 0 इंडेक्स को असाइन कर दूंगा। तो एल जो है वो 0 को पॉइंट कर रहा है, आई भी 0 को पॉइंट कर रहा है, एच 4 को पॉइंट कर रहा है। ए ऑफ एल को मैंने 10 बना दिया, मतलब पाइवट बना दिया। अब बात आती है एक वेरिएबल, एक पॉइंटर में ले लेता हूं, वेरिएबल बोलूंगा एक्चुअली उसको जे। एक वेरिएबल मैंने क्या ले लिया, जे। अब ये जे क्या करेगा, l+1 से h तक चलेगा। l+1 मतलब कि 1 से लेके h तक चलेगा, मतलब 4 तक चलेगा, 1 2 3 4। अब मैं क्या करूंगा इसमें, a ऑफ j मींस 15। क्या a ऑफ j मींस 15 जो है, 15 जो है क्या वो छोटा है या बराबर है 10 के? ऐसा नहीं है ना, तो इसको कर दूंगा मैं क्रॉस। ओके, जे को क्या करेंगे हम, देखो अगर ऐसा नहीं है तो हम इसके अंदर नहीं जाएंगे, इसके अंदर हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। हम फिर से क्या करेंगे, जे को इंप्लीमेंट करेंगे। जे कितना हो जाएगा आपका ये, ठीक है। अब हम चेक करेंगे क्या जो 11 है वो लेस देन और इक्वल टू 10 है, नहीं। फिर से क्या करेंगे, जे को हम इंक्रीमेंट करेंगे। जे को हमने इंक्रीमेंट किया तो जे कितना हो गया आपका 3। हम चेक करेंगे क्या 12 जो है, क्या जो 12 है वो लेस देन और इक्वल टू आपका क्या है 10 है, नहीं। हम जे को फर्दर इंक्रीमेंट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, जे कितना हो जाएगा 4। तो अब चेक करेंगे क्या ए ऑफ जे मतलब कि 9 क्या लेस देन है या इक्वल है 10 के? बिल्कुल सही है। अगर ऐसा है तो हमें अब क्या करेंगे, अगर ये कंडीशन हो जाती है ट्रू, मतलब कि जो 9 है वो लेस देन और इक्वल टू 10 प्रूव हो चुका है, लेस देन है 9 जो 10 से,
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस आई को क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे। ये जो आई जहां पर अभी खड़ा हुआ था, ये बिल्कुल वहीं पर खड़ा हुआ है जब से खड़ा हुआ था, ठीक है, जहां पर था स्टार्टिंग में। तो इस आई को क्या कर दूंगा मैं, i+1 कर दूंगा, तो आई यहाँ पे आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, जैसे आई को i+1 किया मैंने, मेरे को स्वैप करना पड़ेगा a ऑफ i और a ऑफ j को, मतलब कि a ऑफ i मतलब 15 और a ऑफ j मतलब 9। तो इनको मेरे को क्या करना, स्वैप। तो यहाँ पर 15 था, यहाँ पे आ जाएगा 9 और यहाँ पे चला जाएगा 15। तो इनको मेरे को करना स्वैप। उसके बाद क्योंकि लूप तो खत्म हो चुकी है, तो अब मैं इस लूप से बाहर आ जाऊंगा, इस पूरी की पूरी फॉर लूप से बाहर आ जाऊंगा। फॉर लूप के बाहर आते ही मैं क्या करूंगा, स्वैप करूंगा a ऑफ i और a ऑफ l को, a ऑफ i और a ऑफ l को, मतलब कि a ऑफ i कितना आपका 9, i किसको पॉइंट कर रहा है, इसको 9 को, फर्स्ट इंडेक्स को, तो a ऑफ i कितना 9 को, और a ऑफ l मतलब 10 को मैं क्या कर दूंगा, स्वैप। तो यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं 10 और यहाँ पे क्या कर दूंगा 9। तो हमने क्या किया, ध्यान से समझना, हमने क्या किया, हमने इस एल्गोरिथम को, सॉरी इस एरे को हमने इस पार्टीशन फंक्शन को दिया। इस पार्टीशन फंक्शन ने क्या किया, अपना काम किया और इसने पाइवट एलिमेंट माना। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, ये पाइवट एलिमेंट हम क्यों मानते हैं, ये पाइवट एलिमेंट हम इसलिए मानते हैं, जब ये पाइवट एलिमेंट, हम ये पूरा का पूरा लूप चल जाएगा, ये पूरा का पूरा फंक्शन हो जाएगा, तो पाइवट एलिमेंट अपनी उस जगह पे पहुंच जाएगा जहां पर उसको होना चाहिए। पाइवट एलिमेंट अपनी उस जगह पर पहुंच जाएगा जहां पर उसको होना चाहिए। पाइवट एलिमेंट क्या माना था हमने, 10 इज द पाइवट एलिमेंट। जब हमने इस पूरा का पूरा पार्टीशन फंक्शन को चलाया, उसके बाद एग्जीक्यूशन के बाद हमारे हाथ में क्या आया, हमारे हाथ में आया कि हमने देखा कि भैया जो 10 है वो अपनी सही जगह पे पहुंच गया। मतलब 10 से जितने भी नंबर बड़े होंगे वो सब इधर आ जाएंगे, और 10 से जितने भी नंबर छोटे होंगे वो सब इधर आ जाएंगे। समझ लो ना इस चीज को। तो इस तरह से इसका ब्रेक हो गया। इस तरह से ये जो पूरी की पूरी पार्टीशन फंक्शन क्यों कह रहा हूं मैं, इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि इसने, इस पार्टीशन फंक्शन ने इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। एक आपका क्या हुआ 9 और एक आपकी एरे होगी 11, 12 और आपका 15। इस चीज को समझ रहे हो, इस चीज को समझ पा रहे हो आप। मैंने क्या किया, जैसे मैंने इस एरे पर पार्टीशन फंक्शन लगाया, तो ये जो एरे था ये पाइवट एलिमेंट अपनी जगह पे पहुंच गया। मतलब उससे पहले सब छोटे, उससे बाद में सब बड़े। तो बस उसके बाद क्या हो गया, ये एक एरे सब एरे 1, सब एरे 2। फिर से हम क्या करेंगे, इस सब एरे 1 पर फिर से इस पार्टीशन फंक्शन को लगाएंगे, सब एरे 2 पर फिर से इस पार्टीशन फंक्शन को लगाएंगे, और ऐसे कर करके ये जो हमारा पूरा लूप चलेगा। देखो क्रैश कोर्स वीडियो है, मैं पूरा बस एक बार बताऊंगा। इस एल्गोरिथम का मैंने इंप्लीमेंटेशन आपको एक बार करके दिखाया है, अब आपको दिमाग में बैठ गया होगा। इससे ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये बहुत वीडियो बनना लंबी हो जाएगी। ओके, तो हमने जैसे इस पे चलाया, वैसे ही आप इस पार्टीशन फंक्शन को फिर से इस पे चलाओगे, इस पे भी चलाओगे, फिर से ये सेपरेट होंगे, फिर से। तो ऐसे क्या होगा, पूरा जो एरे वो टूट जाएगा। अब एक चीज यहाँ पे देखो ध्यान से, रिटर्न आई कर रहा है। इस रिटर्न आई का मतलब क्या है, ये फर्स्ट पोजीशन, ये जो 10 था आपका, ये क्या था 1, यहीं पर तो था। तो ये जो फर्स्ट पोजीशन है 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो ये जो इंडेक्स नंबर 1 है, ये फंक्शन ये रिटर्न कर रहा है। अब ये रिटर्न करके दे किसको रहा है वो मैं आपको बताता हूं, इसको हटा के। हाँ, तो हमने देखा कि हमारा जो पार्टीशन फंक्शन था, ये एग्जीक्यूट होने के बाद एक बड़ी सी एरे को तोड़ रहा है। तोड़ने के बाद पाइवट एलिमेंट को अपनी, उसकी मतलब कि उसकी सही जगह पे पहुंचा रहा है। उसके बाद उसकी जो पोजीशन है, पाइवट एलिमेंट का इंडेक्स नंबर क्या है, ये उसको रिटर्न भी कर रहा है। ठीक है, अब ये रिटर्न करके जाएगा कहां, इसका क्या काम है, तो इसको समझने के लिए हमें जो पार्टीशन फंक्शन का मेन फंक्शन है क्विक सॉर्ट, इसको समझना पड़ेगा। देखो ध्यान से, बस थोड़ा सा और है फिर ये कंप्लीट है। सबसे पहले क्या करते हैं, एक्चुअली जो हम प्रोग्राम बनाएंगे ना, तो उस प्रोग्राम में सबसे पहले हम ये क्विक सॉर्ट फंक्शन को लिखेंगे। अपनी एरे को हम उठा के इस फंक्शन को देंगे, अपनी एरे को उठा के इस फंक्शन को देंगे। दे दी इस फंक्शन को, एड चला जाएगा उसका। अभी जो हमने एरे ली थी लास्ट वाली, उसमें क्या था, लोअर इंडेक्स 0 था, हायर इंडेक्स 4 था। तो 0 और 4 और सारे एलिमेंट यहाँ पे चले जाएंगे। हम ये चेक करेंगे क्या हमारी एरे स्मॉल है, क्या हमारी एरे स्मॉल है। स्मॉल का मतलब उसमें केवल एक एलिमेंट होना चाहिए, मतलब कि एल जो है वो लेस देन क्या होना चाहिए, हाई। एक्चुअली देखो जैसे 0 और 4 यहाँ पे था ना, तो एल था आपका 0 लास्ट वाले एग्जांपल में, 4 क्या था आपका हाई। एक्चुअली मैंने ये नहीं कहना चाहिए कि स्मॉल चेक कर रहा है या नहीं, ये एक्चुअली चेक ये कर रहा है
एक्चुअली हम इसको ऐसे कह सकते हैं, इफ एल इज लेस देन आई का मतलब ये है कि हम ये चेक कर रहे हैं एरे में एक एलिमेंट है या नहीं। देखो कैसे, अगर 0 लेस देन 4 होगा, अगर 0 लेस देन 4 है डेफिनेटली मतलब कि उसमें एक से ज्यादा एलिमेंट है। अब एक है या कितने वो हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये कंडीशन क्या है, कहीं एक एलिमेंट तो नहीं है एरे में, कहीं एरे में एक एलिमेंट तो नहीं है, वो हमें इस कंडीशन से पता लग जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, जो एरे हमने फेंक के मारी इसको, वो क्या करेगा वहां से एल इज लेस देन एच, ये चेक कर लेगा उसने, 0 लेस देन 4 बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, पार्टीशन फंक्शन को अब हम कॉल करेंगे। अब हम उस एरे पे इस पार्टीशन फंक्शन को कॉल करेंगे, और देखो यहाँ पे ये पार्टीशन फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है, और जो रिटर्न कर रहा है उसको मैं एम में ले रहा हूँ। एक्चुअली क्या रिटर्न कर रहा है, ये पाइवट एलिमेंट अपनी सही जगह पे पहुंच जाएगा ना, और वो सही जगह की पोजीशन क्या होगी, वो इस हम यहाँ पे ले लेंगे, और वो कितनी थी, आई थी, और आई की वैल्यू कितनी आई थी लास्ट वाले एग्जांपल में, वो आई थी आपकी 1, ठीक है। अब क्योंकि जब हमने लास्ट एग्जांपल देखा था तो हमारी जो एरे थी, बड़ी सी एरे थी, वो कुछ ऐसे डिवाइड हो गई थी, इसमें और इसमें, ठीक है। तो 2 एरे थी, अब हमें इस वाली एरे पर फिर से पार्टीशन फंक्शन क्विकसॉर्ट फंक्शन अप्लाई करना पड़ेगा, और इस वाली एरे पर भी क्विकसॉर्ट फंक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। फिर से कंडीशन चेक होगी, उसके बाद एक केस रह गया, जब इस पार्टीशन फंक्शन ने उस आई मतलब कि जो पोजीशन थी, किसकी पोजीशन, पाइवट एलिमेंट की सही पोजीशन इसको दे दी, तो जब मैं क्विकसॉर्ट फंक्शन अगली बार अप्लाई करूंगा तो मैं इस वाली एरे पे करूंगा ना, इस वाली एरे पे करूंगा, और इस एरे का बाउंड क्या है, मतलब लोअर बाउंड और अपर बाउंड क्या है, वो कैसे पता लगेगा। देखो इस एरे का लो जो होगा वो तो इसके पास 0 ही होगा, लेकिन जो इसका हाई होगा, इस एरे का एक तो एल होगा एक एच होगा। अब भैया एक बात बताइए, इसका एच क्या होगा, जो इस एलिमेंट का पोजीशन था उससे एक कम ही तो होगा, ये एलिमेंट जितने पर था उससे एक कम ही तो होगा, तो वो क्या है m-1, मतलब कि m में क्या था i, तो i-1 आप कह सकते हो। और दूसरा जो ये था, इस एरे पर भी मैं पार्टीशन फंक्शन लगाऊंगा दोबारा से, मतलब क्विकसॉर्ट अप्लाई करूंगा, तो इसका जो लोअर था, इसका ये जो लोअर है वो 0 नहीं होगा, ये जो पाइवट एलिमेंट का इसका एक नेक्स्ट पोजीशन होगा, दैट इज i+1, दैट इज m+1, क्योंकि m में क्या आया आपका i आया है, तो m+1 से, और हाई तो इसका h ही रहेगा, इसीलिए हमने यहाँ पे इस m में उस i को रिटर्न करवाया है। तो ये था आपका क्विकसॉर्ट। एक बार इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझ लीजिए। इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, देखो कैसे आती है ये मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि इसमें बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी, बस आपको इतना याद रखना है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी होती है ऑर्डर ऑफ n² और एक होती है ऑर्डर ऑफ n log n। ऑर्डर ऑफ n² जो है ना वो आती है वर्स्ट केस में, और ऑर्डर ऑफ n log n आती है बेस्ट एंड एवरेज केस में। अच्छा, ऑर्डर का मतलब समझ गए होंगे ना, ओ मतलब कि मैक्सिमम टाइम ये कितना ले सकता है, इस एल्गोरिथम का अपर बाउंड क्या है, इस क्विकसॉर्ट एल्गोरिथम का अपर बाउंड क्या है, वो ऑर्डर ऑफ n² है बेस्ट केस में, और n log n क्या है आपका वर्स्ट केस में। एक्चुअली है ना, ये क्विकसॉर्ट है ना, इसकी खोपड़ी घूम जाती है, ये बेस्ट केस में देखना n² टाइम दे रहा है, बेस्ट केस में ये बेस्ट केस था, ये था आपका वर्स्ट केस, और ये है आपका बेस्ट केस, ठीक है। तो बेस्ट और एवरेज केस में जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है वो आती है n log n, और वर्स्ट केस में आती है इसकी n²। ये इतना समझ में आया, ठीक है। इसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे क्योंकि ये भी निकालते हैं, एक्चुअली इसके लिए एक रिकरेंस रिलेशन सॉल्व करना होता है, लेकिन वो हमारे काम का नहीं है अभी। आप बस इतना ध्यान दीजिए और इसकी वर्किंग पर ध्यान दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलो। एक्चुअली मेरे दिमाग में एक चीज आ रही है, मैं आपको क्यों ना इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बता ही दूं, क्योंकि देखो क्वेश्चन अगर आ गया कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें ड्राइव करके बताइए तो आप कैसे करोगे, आप फंस जाओगे। इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखो बहुत सिंपल है, आपको इतना तो दिखाई दे रहा होगा कि ये जो क्विकसॉर्ट है ये एक रिकर्सिव एल्गोरिथम है। कैसे, क्विकसॉर्ट जो है अपने आप को यहाँ पे कॉल कर रहा है, जब कोई फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता है तो वो क्या होता है, रिकर्जन। तो मतलब ये क्या होगा, रिकर्सिव एल्गोरिथम हुई। अब बात करते हैं इसकी ऑर्डर ऑफ n² और इसकी ऑर्डर ऑफ n log n की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती कैसे है। हमको तो रिकर्सिव की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना आता नहीं है, झूठ मत बोलो, अभी बताया था मैंने आपको। रिकर्सिव एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए हमें रिकरेंस रिलेशन की हेल्प लेनी पड़ती है। अब देखो, इसमें मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा,
अब आपको याद रखना है, जब हमें बेस्ट केस और एवरेज केस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी होती है तो उसका जो रिकरेंस रिलेशन होता है एक्चुअली वो ये होता है। जो रिकरेंस रिलेशन होता है बेस्ट केस के लिए वो ये होता है। तो आपको क्या करना है, इसको किसी भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके आपको क्या करना है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल लेनी है। वर्स्ट केस के लिए जो इस क्विक सॉर्ट का जो रिकरेंस रिलेशन आएगा वो आएगा ये 1 n = 1 0 प्लस t ऑफ n - 1 प्लस n, जब n के लिए ग्रेटर देन 1 है, यहाँ पे प्लस n यहाँ पे है और n के लिए ग्रेटर देन 1 है। तो आप इन दोनों को सॉल्व कर लेना किसी भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से या फिर रिकर्सन ट्री से, किसी से भी कर लेना, आपको ये और ये आपको मिल जाएंगे। बस आपसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ। और इनको सॉल्व करना मैंने आपको बता दिया है, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था इसी वीडियो के अंदर। अब ये कंसेप्ट कंप्लीटली यहाँ पे डन होता है। अब आप इसको एग्जाम में 10 मार्क्स का लिख के आ सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्विक सॉर्ट के बाद जो हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सॉर्टिंग टेक्निक है इस यूनिट की वो है हीप सॉर्ट। हीप सॉर्ट आपको आनी चाहिए और हीप सॉर्ट के लिए क्या क्या प्री रिक्विजिट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूं। पहले हीप सॉर्ट को जानने के लिए आपको पहले हीप आना चाहिए, मैक्स हीप मिनी हीप का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, आपको बिल्ड मैक्स हीपिफाई फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए। अच्छा मैं आपको डरा रहा हूं शायद, चलो पहले हम करते जाएंगे बताते जाएंगे, करते जाएंगे बताते जाएंगे, ये स्ट्रेटेजी हम फॉलो करते हैं, क्योंकि मैं एकदम ऐसे आपके ऊपर उबल दूंगा तो यार दिक्कत हो जाएगी। चलो देखो यहाँ पर हीप क्या होती है पहले तो हम ये जान लेते हैं। हीप जो होती है वो एक होती है कंप्लीट बाइनरी ट्री, एक होता है बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री मतलब कि एक ऐसा ट्री जिसमें आप किसी भी, देखो इसको मत देखना, इसको देखो, एक ऐसा ट्री जिसका जो नोड होंगे, चाइल्ड नोड होंगे वो एटमोस्ट 2 होंगे। एक ऐसा ट्री जिसका जो चाइल्ड नोड रखेगा, एक नोड जो है उसके जो चाइल्ड नोड होंगे वो एटमोस्ट 2 होंगे, मतलब 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए इस नोड के कितने चाइल्ड है, 2 चाइल्ड है, इस नोड के कितने चाइल्ड है, 2 चाइल्ड है, इस नोड के कितने चाइल्ड है, 2 चाइल्ड है, इसके 0 इसके 0 इसके 0 इसके 0, मतलब ये बाइनरी ट्री है। तो अब ये कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है? कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है? कंप्लीट बाइनरी ट्री एक बाइनरी ट्री का ही टाइप होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर ये हो जाता है कि देखो इसमें हमने क्या किया, कंप्लीट बाइनरी ट्री में देखो मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। देखो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है, ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है। अब ध्यान से समझना, मैं इसको एक्सप्लेन कैसे करता हूं आपको। कंप्लीट बाइनरी ट्री एक ऐसा बाइनरी ट्री होता है जिसमें सारे लेवल फिल होते हैं, जिसमें सारे लेवल, ये लेवल फिल होगा कंप्लीटली, मतलब कि हर एक नोड, इस नोड के दोनों चाइल्ड होने चाहिए, इस नोड के दोनों चाइल्ड होने चाहिए, इस नोड के दोनों चाइल्ड होने चाहिए। अगर कोई लेवल एम्प्टी होगा, अगर कोई लेवल एम्प्टी रहेगा तो वो लास्ट लेवल रहेगा, ठीक है। अगर कोई लेवल एम्प्टी रहेगा तो वो लास्ट लेवल एम्प्टी रहेगा। इसका मतलब क्या, देखो क्या ये बताइए, क्या ये बाइनरी ट्री कंप्लीट बाइनरी ट्री है? क्योंकि सारे लेवल फिल हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर मैं ऐसे कर दूं, अगर मैं ऐसे कर दूं तो क्या ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है? ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है। मैंने क्या बोला, पहला वाला लेवल फिल है कंप्लीटली, दूसरा वाला लेवल जो है ना ये आपका लास्ट लेवल है, ऐसा सोचिए। मैं इसको आपको दूसरी तरह से समझाता हूं। देखो कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है, इसको एक बार दूसरी तरह से समझाता हूं, इसको आपको अच्छे से समझ में आएगा। कंप्लीट बाइनरी ट्री में क्या होता है, जो फिलिंग होती है ना वो लेफ्ट साइड से होती है, जो फिलिंग होती है वो लेफ्ट साइड से। अब देखो कैसे, ए को मैंने ए का लेफ्ट साइड बी बना दिया, फिर मैंने सी को फिल किया, फिर मैंने डी को फिल किया, फिर मैंने ई को फिल किया। ये जो जी है ना वो मैंने गलत जगह फिल कर दिया। इस जी को मुझे ऐसे फिल करना चाहिए था, उसके बाद ये स्पेस खाली रह जाता, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अभी क्या हुआ, ये जी इधर आ गया और ये स्पेस खाली रह गया। मैंने क्या बोला था, फिलिंग किधर से होगी, लेफ्ट साइड से होगी, फिलिंग किधर से होगी, लेफ्ट साइड से होगी। तो भैया ये तो कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं रहा, तो दिस इज नॉट कंप्लीट बाइनरी ट्री। अब एक बात बताइए, क्या ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है? हाँ ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है। क्यों? क्योंकि जो फिलिंग हो रही है वो कहां से हो रही है, लेफ्ट साइड से। पहले बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर जी, ठीक है ना। अब बताइए क्या ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है? क्या ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है? नहीं। क्यों? क्योंकि देखो पहले आपने इधर फिल कर दिया, फिर आपने इधर फिल किया, आपने इधर फिल किया, आपको पहले इधर फिल करना चाहिए था, इधर आपको पहले इधर फिल करना चाहिए था, उसके बाद आप इस पे जाओगे। पहले इसको तो कंप्लीटली फिल करिए, समझ में। तो ये क्या आपका कंप्लीट बाइनरी ट्री है, सॉरी ये आपका कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है। अब जो हीप है वो दो टाइप की होती है, एक होती है आपकी मैक्स हीप, एक आपकी होती है मैक्स हीप और एक आपकी होती है मिन हीप। मैक्स हीप क्या होती है, सिंपल सी भाषा में
देखो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा होगा आपको, लेकिन मैंने फिर भी ट्राई किया, एक बार दोबारा से बता देता हूँ। फिलिंग कहाँ से होनी चाहिए? लेफ्ट साइड से। फिलिंग कहाँ से होनी चाहिए? लेफ्ट साइड से। पहले ये पूरा फिल होगा, उसके बाद ही मैं इस पे जंप करूंगा, और वो भी मैं इधर से ऐसे फिल करूंगा, पहले लेफ्ट फिर राइट, फिर उसके बाद उस पर जंप करूंगा तीसरी नोड में, लेफ्ट फिर राइट, ऐसे करके, ठीक है। मैक्स हीप क्या होती है? मैक्स हीप एक ऐसा हीप होता है जिसमें जो पेरेंट नोड है, ये जो पेरेंट नोड है, इसका जो की होगा ये अपने दोनों चाइल्ड से क्या होगा? बड़ा होगा। 80 क्या 40 और 50 से बड़ा है? हाँ, तो ये आपका मैक्स हीप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। 40 जो नोड है, क्या वो 40 जो की है, क्या वो अपने दोनों लेफ्ट चाइल्ड से बड़ी है? हाँ जी, बड़ी है। क्या 50 जो तो अपने दोनों लेफ्ट चाइल्ड से बड़ा है? बड़ा है। लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड दोनों से बड़ा है। इसके बाद ये तो लीफ नोड है, तो इसमें तो हम चेक ही नहीं करेंगे। तो ये क्या है आपका मैक्स हीप। मिन हीप इसका उल्टा होता है, जो पेरेंट है वो अपने बच्चों से छोटा, उसको छोटा होना पड़ेगा। मतलब इधर 30 रख दीजिए, इधर 40 और इधर 50, तो वो सेटिस्फाई। ऐसे हर एक नोड को चेक करिए, पेरेंट नोड का जो की है, पेरेंट नोड का जो की है वो अपने चाइल्ड नोड के की से छोटा होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे अगर मैंने 30 रखा, तो 30 जो की है वो 40 की से छोटा है, 50 की से भी क्या है? छोटा है। ऐसी आप एग्जांपल समझिए होंगे। तो मैक्स हीप समझ में आया, मिन हीप समझ में आया। अब बढ़ते हैं आगे। ओके, तो हीप के बारे में हमने समझ लिया। हीप क्या होती है? कंप्लीट बाइनरी ट्री होती है। हीप के दो टाइप होते हैं, मैक्स हीप और मिनी हीप। कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है आपको समझ में आ गया। सिंपल याद रखना, एक टोटका याद रखना, लेफ्ट साइड से फिलिंग होगी। पहले पूरा लेवल पूरा फिल होगा, कहां से होगा? लेफ्ट फिर राइट, लेफ्ट फिर राइट, फिर लेफ्ट फिर राइट, ऐसे करके, ठीक है। तो ये था आपका हीप के बारे में। अब बात करते हैं मैक्स हीपिफाई के बारे में। अच्छा, एक याद रखना, एरे रिप्रेजेंटेशन नाम से आपने सुना होगा। एरे रिप्रेजेंटेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? सिंपल एक ऐसे एरे बना लेना, और एरे रिप्रेजेंटेशन अगर मुझे इस हीप का करना है, अगर मैं इस हीप का एरे रिप्रेजेंटेशन करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा? 4 को पहले लिखूंगा, उसके बाद इसका 15 लिखूंगा मैं यहाँ पे, उसके बाद मैं 11 लिखूंगा, उसके बाद मैं 14 लिखूंगा, उसके बाद मैं 6 लिखूंगा, उसके बाद मैं 9 लिखूंगा, उसके बाद मैं 3 लिखूंगा, उसके बाद मैं 2 लिखूंगा मैं, उसके बाद मैं 8 लिखूंगा, उसके बाद मैं 1 लिखूंगा। सो दिस इज व्हाट? दिस इज एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस हीप, ठीक है। अब बात करते हैं मैक्स हीपिफाई क्या है। तो मैक्स हीपिफाई को समझने के लिए मुझे इसको यहां से हटाना पड़ेगा। देखो, मैक्स हीपिफाई क्या कहता है? ये एक हीप है। क्या ये मैक्स हीप है? क्या ये मैक्स हीप है? नहीं, मुझे तो नहीं दिख रहा मैक्स हीप है। तो इसको मैक्स हीप में बदलने के लिए हमें मैक्स हीपिफाई एल्गोरिथम का यूज करना पड़ता है। मैं आपके लिए एल्गोरिथम नहीं लिखूंगा, क्योंकि उसकी हमें जरूरत नहीं है। हमें बस उसका कॉन्सेप्ट समझना है कि वो कैसे काम कर रही है। यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं। देखो, चेक करिए, 4 को चेक करिए, क्या ये मैक्स हीप की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है? देखो, 4 जो पेरेंट नोड है, क्या वो अपने दोनों चाइल्ड नोड से बड़ी है? नहीं बड़ी है सर, नहीं बड़ी है। तो हम क्या करेंगे सर? 4 को 15 से कंपेयर करिए, तो 4 को 11 से कंपेयर करिए, तो ये सर ये वाला जो चाइल्ड है वो सबसे ज्यादा बड़ा है। तो हम क्या कर देंगे? इन दोनों को स्वैप कर देंगे। इन दोनों को क्या कर देंगे? स्वैप। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपका आ जाएगा 15, उसके बाद आपका यहाँ पे आ जाएगा 4, इधर आपका आ जाएगा 11, इधर आपका आ जाएगा 14, इधर आपका आ जाएगा 6, इधर आपका आ जाएगा 6, उसके बाद इधर आपका आएगा 9, इधर आपका 3 आएगा, उसके बाद इधर 2, इधर आपका 8 और इधर आपका 1, ठीक है। अब बात करिए दोबारा से, क्या 11 देखो, उसके बाद देखो ध्यान से सुनना, स्वैप किस किस के बीच में हुआ था? 15, 4 और 15 के बीच में। अब देखो इस पर, अब यहां पर क्या लगाइए? फिर से आप मैक्स हीपिफाई अप्लाई करिए। देखो, 4 जो है 6 से बड़ा नहीं है, 4 जो 14 से भी बड़ा नहीं है, मतलब ये मैक्स हीप वाली प्रॉपर्टी पूरी फॉलो नहीं हो रही है। तो हम क्या करेंगे? 4 को बड़ा, देखो 4 का कौन सा चिल्ड्रन बड़ा है? ये वाला बड़ा है। तो हम क्या कर देंगे? इन दोनों को स्वैप कर देंगे, इन दोनों को हम क्या कर देंगे? स्वैप कर देंगे। ये हम क्या कर रहे हैं? मैक्स हीपिफाई जो एल्गोरिथम है वो हम इस पे अप्लाई कर रहे हैं। मैक्स हीपिफाई एल्गोरिथम पहले हमने इस 4 पर अप्लाई की थी, इस वाली नोड पर। अब हम इस वाली नोड पर अप्लाई कर रहे हैं, नोड ये वाली जो नोड है, ठीक है। अब हम पहले क्या करेंगे? 15, उसके बाद इधर 14 आ जाएगा, इधर आपका 11 रहेगा, इधर आपका 4 आ जाएगा, और इधर आपका 6 आ जाएगा, इधर आपका 2, इधर आपका 8 और इधर आपका 1, ठीक है। 11 के इधर 9 और इधर 3। अब ध्यान से देखिए, स्वैप किस किस के बीच में हुआ था? इन दोनों के बीच में स्वैप हुआ था। तो अब हम क्या करेंगे? अब इस वाली नोड पर देखो स्वैप कहां पे हुआ था? ये वाली वैल्यू यहां पे आई थी, ये वाली वैल्यू यहां पे आई थी। तो इस
इस वाली नोड पर हम क्या कर देंगे, क्या लगाएंगे, मैक्स सिंप्लीफाई। तो अब देखिए क्या फिर से कंडीशन फॉलो हो रही है या नहीं हो रही, नहीं हो रही। 4 जो है छोटा है अपने चाइल्ड नोड से, कम से कम देखो 2 से तो बड़ा है लेकिन 8 से तो छोटा है ना, तो फिर भी ये मैक्स हीप कहाँ हुआ, नहीं हुआ। अब हमको क्या करना है, इन दोनों पर फिर से इस पर मैक्स सिंप्लीफाई अप्लाई करना है। तो क्या करेंगे, फिर से इसको क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे, यहाँ पर इसको यहाँ पे पहुंचा देंगे और इसको यहाँ पे ले आएंगे, ठीक है। अब अगर आप इस पर मैक्स सिंप्लीफाई लगाओगे तो लगाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसका कोई चाइल्ड नहीं है, इसका कोई चाइल्ड नहीं है, ये लिखा हुआ है एल्गोरिथम में, मैंने आपको एल्गोरिथम दिखाई नहीं है क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। तो अब चेक करिए, क्या 15 14 और 11 से बड़ा है, सही है। क्या 14 8 और 6 से बड़ा है, सही है। क्या 11 9 और 3 से बड़ा है, सही है। क्या 8 जो है 2 और 4 से बड़ा है, सही है। क्या 6 1 से बड़ा है, बिल्कुल सही है। इसका तो कोई चिल्ड्रन ही नहीं है, ये 9 है आपका, यहाँ पे 9। इसका कोई चिल्ड्रन नहीं है, इसका कोई चिल्ड्रन नहीं है, मतलब अब ये मैक्स हीप बन गया। तो मैक्स सिंप्लीफाई हम क्यों यूज करते हैं, मैक्स सिंप्लीफाई यूज किया जाता है मैक्स हीप में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। जैसे ये नोड प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रही थी तो हमने क्या कर दिया, इसको मैक्स सिंप्लीफाई इस पर लगाया और हमारा ये मैक्स हीप बन गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। देखो ये सारी चीजें हम जो डिस्कस कर रहे हैं, एक्चुअली आपको लग रहा होगा कि फालतू में डिस्कस हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। इन सब चीजों का यूज होगा आपका हीप सॉर्ट में, इन सब चीजों का हीप सॉर्ट में यूज होगा, ठीक है। तो क्योंकि इसलिए तो हीप सॉर्ट बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि उसको पढ़ने के लिए आपको बहुत सारी चीजें पहले पढ़नी पड़ती हैं। तो देखिए यहाँ ध्यान से समझिए, हमने अभी तक क्या देखा, मैक्स सिंप्लीफाई हमने देख लिया। मैक्स सिंप्लीफाई क्या करता है, किसी भी हीप को मैक्स हीप में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से एक चीज हम समझते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एक ये कुछ नोड की वैल्यू दे रखी है, मतलब ये 4 1 3 सब आपका कीज, ये सब कीज दे रखी है। आपको क्या करना है, इसका इन कीज से आपको क्या करना है, मैक्स हीप बनाना है। क्या बनाना है आपको, मैक्स हीप बनाना है। तो स्टेप नंबर 1 जो हमारा रहेगा, इसको इससे हमें एक मैक्स हीप बनाना, तो स्टेप नंबर 1 हमारा रहेगा, इससे पहले आप एक हीप बनाइए। हीप बनाने के लिए आप क्या करोगे, 4, फिर इधर आप क्या करोगे, देखो ये तो ऊपर जो लिखी हुई है एक्चुअली ये नोड के नंबर्स हैं, ये नोड के नंबर्स हैं, की इसके अंदर लिखी हुई है। 4 को मैंने लिख लिया, फिर मैंने इसको 1 को इधर रखा, 3 को इधर रखा, 2 को इधर लिया। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है। हीप जो कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है, और कंप्लीट बाइनरी ट्री में हम कैसे बनाते हैं, लेफ्ट साइड से फिलिंग करते हैं, फिर लेफ्ट फिर राइट, फिर लेफ्ट फिर राइट। तो मैंने 2 यहाँ पे ले लिया, 16 इधर ले लिया, 9 इधर ले लिया, 10 इधर ले लिया, उसके बाद 14 इधर ले लिया और 8 मैंने इधर ले लिया, 7 मैंने इधर ले लिया। तो ये आपका बन गया हीप। ये मैक्स हीप नहीं है। स्टेप नंबर 1 जो कहता है वो सिंपल कहता है कि आप पहले हीप बना दो, मतलब आप पहले इसका एक कंप्लीट बाइनरी ट्री बना दो। स्टेप नंबर 2 हमारा कहता है बिल्ड मैक्स हीप। अब हमें क्या करना है, स्टेप नंबर 2 में बिल्ड मैक्स हीप नाम का एल्गोरिथम कॉल करना है। एल्गोरिथम बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना आपको। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, a डॉट लेंथ, इस एरे का जो साइज था वो कितना था, 10 था। 1 2 3 4 आप काउंट कर लो, 10 एलिमेंट्स हैं। तो 10 एलिमेंट्स का जो साइज था वो मैंने क्या कर दिया, हीप का साइज बना दिया। इस हीप का जो साइज होगा वो वही होगा जो इस एरे का साइज है, दैट इज 10। अब मुझे क्या करना है, यहां से एक लूप लगानी है। कहां से लगानी है, a डॉट लेंथ बाई 2 से, और उसका फ्लोर मुझे ले लेना है। उसका क्या ले लेना है, फ्लोर। तो 10/2 अगर आप करोगे तो कितना आएगा, 5, और 5 का फ्लोर आपका 5 ही रहेगा। तो i की जो वैल्यू आपकी चलेगी वो कहां से चलेगी, 5 से चलेगी, और कहां तक लेके जानी है आपको, 1 तक। मतलब पहले 5 होगी, फिर 4 होगी, फिर 3 होगी, फिर 2 होगी, फिर 1 होगी। अब आपको जैसे i की वैल्यू 5, मतलब i जो है यहाँ पे इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। i की वैल्यू सबसे पहले 5 होगी। 5 होने का मतलब है 16 से मैक्स हीप फंक्शन कहां से कॉल होगा, सबसे पहले यहां से 16। देखो क्या कह रहा है, i की वैल्यू कहां से चलेगी, 5 से लेके 1 तक जाएगी, और मैक्स हीप फंक्शन सबसे पहले किस पे कॉल होगा, इस पर, अकॉर्डिंग टू दिस लूप। तो जब आप इस पर मैक्स 16 को कंपेयर करिए इसके लेफ्ट और राइट चिल्ड्रन से, क्या 16 जो है अपने लेफ्ट चिल्ड्रन से बड़ा है, क्या 16 जो है राइट चिल्ड्रन से भी बड़ा है। अगर बड़ा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम केवल स्वैप कब करते थे, जब 16 जो है अपने लेफ्ट और राइट चिल्ड्रन किसी भी एक से क्या है छोटा हो जाए, तो उससे क्या करते थे, हम स्वैप करते थे। अभी हमने देखा था, ओके। तो इस पर तो कोई दिक्कत है ही नहीं, तो 16 जो है वो, उस पर हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम जो है लूप को आगे बढ़ाएंगे। अब i की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 4। जब i की वैल्यू 4 होगी तो आप चेक करिए, क्या 2 जो अपने लेफ्ट चिल्ड्रन से बड़ा है, नहीं। क्या 2 अपने राइट चिल्ड्रन से बड़ा है, नहीं। तो इन दोनों में से कौन बड़ा है, 14। तो 2 को हम क्या करेंगे, 14 से स्वैप कर देंगे, तो आपका यहाँ पे 14 चला जाएगा और यहाँ पे आपका आ जाएगा 2। इतना क्लियर है, ओके।
तो i इक्वल टू 4 हो गई। अब क्या करेंगे, i इक्वल टू 3 करेंगे। अब 3 पर मतलब यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे ये जो 3 है क्या ये 9 से बड़ा है, नहीं। क्या 3 10 से बड़ा है, नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस 3 और 10 को स्वैप कर देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 10 और 3 को यहाँ पे स्वैप कर देंगे। अब हमें फिर से इस पे मैक्स सिंपलीफाई अप्लाई करना पड़ता अकॉर्डिंग टू द मैक्स सिंपलीफाई एल्गोरिथम जो हमने लास्ट में देखा था अभी, लेकिन इसके तो कोई चाइल्ड ही नहीं है तो यहीं पे छोड़ देंगे। अब i की क्या होगी 2 यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए 1 और 16 में देखो, 1 और 14 में देखो 16 जो ज्यादा बड़ा है तो हम क्या करेंगे 1 और 16 को स्वैप करेंगे पहले तो यहाँ पे 16 बन जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो स्वैपिंग इन दोनों में हुई है। तो अब हम इस 1 पर मैक्स सिंपलीफाई दोबारा अप्लाई करेंगे। तो जब 1 पर मैक्स सिंपलीफाई हम दोबारा अप्लाई करेंगे तो चेक करेंगे क्या 1 और 7 में से 1 छोटा है, हाँ। तो हम इसको ही स्वैप कर देंगे, यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब हमें इस पर मैक्स सिंपलीफाई अप्लाई करना पड़ता, लेकिन इसके तो कोई चिल्ड्रन ही नहीं है तो इसलिए हम यहाँ पे नहीं करेंगे। अब i इक्वल क्या हो जाएगी 1, यहाँ पे देखिए ध्यान से। अब जैसे ये 1 होगा तो देखो 4 जो है 16 से छोटा है, 4 10 से भी छोटा है, लेकिन हम 16 के साथ इसको क्या कर देंगे स्वैप कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 16 और यहाँ पे क्या आता है आपका 4। ठीक है, यहाँ पे क्या आता है आपका 4। अब स्वैप इन दोनों के बीच में होगा तो इस पर फिर से हम मैक्स सिंपलीफाई अप्लाई करेंगे। 4 और 7, 4 और 14, तो 4 यहाँ पे आ जाएगा इस बार और 14 ऊपर पहुंच जाएगा। उसके बाद फिर से इस पे हम मैक्स सिंपलीफाई अप्लाई करेंगे तो 4 और 8, 4 और 2 तो आपका यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो हमने दोनों स्टेप देख लिए। हमने क्या देखा, हमें एक एरे दे रखी थी, हमने उसको एक मैक्स हीप में कन्वर्ट करना था। तो हमने क्या किया, सबसे पहले उसका एक सिंपल हीप बनाया। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में हमने मैक्स हीप फंक्शन को कॉल किया और इस लूप को यहाँ से कहाँ से चलाया, यहाँ से लेके यहाँ तक चलाया। कहाँ से चलाते हैं, a डॉट लेंथ बाई 2 का फ्लोर लेते हैं और 1 तक चलाते हैं और हर एक स्टेप पे क्या करते हैं मैक्स सिंपलीफाई फंक्शन कॉल करते हैं। इस पर भी किया, इस पर भी किया, इस पर भी किया, इस पर भी किया, इस पर भी किया। तो इस तरह से हमने इसको क्या बना लिया, मैक्स हीप बना लिया। अब बात आती है, एक यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो बिल्ड मैक्स हीप है इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितना होता है। तो आपको याद रखना है इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो होता है ऑर्डर ऑफ n। ये एक लीनियर टाइम में जो है, लीनियर टाइम में ये जो है, ये जो बिल्ड मैक्स हीप है आपके लिए एक मैक्स हीप जनरेट करके दे देता है। और मैंने आपको थोड़ा सा मैं भूल गया था उसको, मैक्स हीपिफाई का जो टाइम होता है वो होता है ऑर्डर ऑफ लॉग n। ये आपको याद रखना है। जो मैक्स हीप है इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n होता है और मैक्स हीपिफाई का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो ऑर्डर ऑफ लॉग n होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। ओके, सो फाइनली अब हम अपनी हीप सॉर्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। हीप सॉर्ट से पहले हमने बिल्ड मैक्स हीप फंक्शन को और मैक्स हीपिफाई फंक्शन को क्यों पढ़ा वो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो चलो हीप सॉर्ट को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले आपको एक एरे दिया जाएगा। अभी इससे पहले वाला जो मैंने इसको मिटाया, इससे पहले मैंने आपको एक एरे दी थी। उस एरे से हमने क्या किया, एक मैक्स हीप कंस्ट्रक्ट किया था। तो आप उसी एरे को एज एन इनपुट ले लीजिए और उस एरे को हमें क्या करना है, सॉर्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। वो जो एरे था उसी को हमें क्या करना है, सॉर्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम उस एरे का जिसको हमें क्या करना है, हीप सॉर्ट की हेल्प से सॉर्ट करना है, तो उसका हम एक मैक्स हीप बनाएंगे। अब उस एरे का मैक्स हीप मैंने बना के दिखाया था आपको। उस एरे का मैंने आपको मैक्स हीप बना के दिखाया था। कैसे बनाया था, मैंने आपको 2 स्टेप में बनाया था। पहला सिंपल एक हीप बनाया था, उसके बाद अपने मैक्स हीपिफाई बिल्ड मैक्स हीप फंक्शन को कॉल किया था। तो कुछ ये आपका बन के आया था। तो ये वाला स्टेप तो हमने कर लिया, बिल्ड मैक्स हीप तो हमने कर लिया सिंपल। ठीक है, ओके, तो ये तो हमारा हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, ओ स्टेट, ये यहाँ पे गलती है, एक बार रुको मैं चेक करता हूँ, ये यहाँ पे गलती है। हाँ, ये अलग है, ये आप इसके अंदर मत समझना, ये अलग है, देखो। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है। ठीक है, तो सुनिए ध्यान से। तो हमने क्या किया, जो हमें एरे दी थी, हमें सबसे पहला स्टेप क्या करना है, मैक्स हीप बनाना है। अब मैक्स हीप कैसे बनाया जाता है मैंने आपको बता दिया। हमने अभी लास्ट वाला क्वेश्चन देखा था, उसी में हमने मैक्स हीप बनाना सीखा था और हमने यहाँ पे मैक्स हीप बना लिया। अब जो सेकंड स्टेप है वो क्या कहता है, आपको क्या करना है, a डॉट लेंथ से, और उसका साइज कितना था 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें एक एक्स्ट्रा एलिमेंट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो a डॉट लेंथ से मतलब कि आपको यहाँ से कहां तक जाना है, 2 तक जाना है, यहाँ तक 10
फिर 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2। तो यहाँ तक आपको जाना है। और करना क्या आपको, सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, a ऑफ i मतलब कि a ऑफ i मतलब a ऑफ 10 कितना 1, इसको a ऑफ 1 से एक्सचेंज कर देना है। मतलब यहाँ पे जो यहाँ पे क्या था आपका 1 यहाँ पे कर देना है, और यहाँ पे क्या कर देना आपको 15 कर देना है। यहाँ पे क्या कर देना आपको 15। उसके बाद जो हीप का साइज है उसको 1 से रिड्यूस कर देना है, मतलब इसको डिलीट कर देना है, और 15 को आपको यहाँ पे लगा देना है। ठीक है, आंसर ये आपकी क्या सॉर्टेड एरे में यहाँ पे लिखता था, यहाँ पे सॉर्टेड एरे। उसके बाद आपको क्या करना है, इस पर मैक्स सीपी5 अप्लाई करना है। तो मैक्स सीपी5 आप कैसे अप्लाई करोगे, 1 को 14 से 1 को 10 से, तो 1 यहाँ से हट के यहाँ पे आ जाएगा और 14 ऊपर चला जाएगा। ओके, फिर 1 को 8 से 1 को 6 से, तो 1 यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद 8 आपका यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद 1 को 4 से 1 को 2 से, तो 1 4 से 1 यहाँ पे आ जाएगा, 4 यहाँ पे चला जाएगा। उसके बाद अब क्या होगा, आई की वैल्यू क्या होगी, 10 से 9 पे आ जाएगी। 10 देखो पहले 10 था, उसके बाद डाउन हो रहा है मतलब कम होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 पर। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू को a ऑफ i को a ऑफ 1 से एक्सचेंज कर देंगे, तो यहाँ पे कितना चला जाएगा आपका 1 चला जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 14। उसके बाद इसको डिलीट भी कर देंगे। इस लाइन का क्या मतलब है, हीप साइज मैनेजमेंट मतलब इसको डिलीट कर दो, तो यहाँ पे 14 आ जाएगा। उसके बाद फिर से आप इस पे क्या करोगे, मैक्स सीपी5 अप्लाई करोगे। तो इस तरह से आपको क्या करना है, 10 9 8, सिमिलरली आपको यहाँ पे 2 तक यहाँ पे क्या करना है, आपको ये फंक्शन जो है अप्लाई करते जाना है, और आप देखोगे कि यहाँ पे आपकी जो एरे वो सॉर्ट हो जाएगी। पहले 15 फिर 14, उसके बाद आपका यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे सॉर्ट यहाँ पे कर लेना। तो इस तरह से हमने क्या देखा, हीप सॉर्ट हमारी कैसे काम करती है। और मैंने आपसे बोला था हीप सॉर्ट को पढ़ने के लिए आपको पहले बुइल्ड मैक्स हीप फंक्शन पढ़ना पड़ेगा, और आपको मैक्स सीपी5 पढ़ना पड़ेगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे देखा हीप सॉर्ट कैसे काम करती है। अभी वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है, तो आपको मैं बता देता हूँ एक्स्ट्रा टॉपिक क्या क्या पढ़ने हैं। आप एक बार बबल सॉर्ट को देख के चले जाना एग्जाम में, एक बार सिलेक्शन सॉर्ट को भी देख के चले जाना, एक बार इंसर्शन सॉर्ट। ये 3 इंपॉर्टेंट सॉर्टिंग है, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इनको देख के चला जाना, क्योंकि आपने डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ लिया हुआ 3rd सेमेस्टर में इन सबको। तो बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, ये 3 जो है आपको देख के जानी है। और मैंने हीप सॉर्ट जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, और जो क्विक सॉर्ट है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस करा दी है। इस वीडियो को हम करते हैं यहीं पे क्लोज। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।